प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं कि इंसान में लगन हो तो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो फिर माता पार्वती पूछती है कि हे प्राणनाथ, यह लगन क्या होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, लगन मतलब दृढ़ संकल्प। जिस इंसान में होता है वह इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, आज मैं आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को अंत तक सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। कहानी प्रारंभ करते हैं। गुड़िया एक बहुत ही होनहार और ईमानदार छात्रा थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, जिससे उसे स्कूल में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन गुड़िया ने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार की गरीबी को दूर कर दिया। गुड़िया 5वीं कक्षा की छात्रा थी। वह दौड़ते दौड़ते स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन जब वह स्कूल पहुंची तो उसकी कक्षा शुरू हो चुकी थी। जब वह अपनी कक्षा में पहुंची तो मैडम ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया कि रुक जाओ गुड़िया, तुम आज भी लेट आई हो। यह तुम्हारी रोज की आदत बनती जा रही है। आज तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। तो गुड़िया ने कहा, लेकिन मैडम, मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया। तो मैडम ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आज तुम सारा दिन कक्षा के बाहर ही खड़ी रहोगी। अब गुड़िया ने मैडम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कक्षा के बाहर खड़ी हो गई। दरअसल गुड़िया के घर से स्कूल की दूरी पूरे 5 किलोमीटर थी और गुड़िया अपने घर से स्कूल तक रोज पैदल आया करती थी, क्योंकि उसके पास रिक्शा या फिर स्कूल बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। अब गुड़िया के माता पिता बहुत गरीब थे। गुड़िया के माता पिता सब्जी बेचते थे। उनकी कमाई से किसी तरह उनका गुजारा चलता था, लेकिन गुड़िया के माता पिता उसे पढ़ाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया। उस दिन गुड़िया क्लास के बाहर खड़ी रही, लेकिन उसका सारा ध्यान क्लास के अंदर पढ़ा रही मैडम पर था और उनकी पढ़ाई हुई सारी बातें अपने दिमाग में नोट कर रही थी। अब गुड़िया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। जब सारा दिन ख़त्म हो गया तो मैडम ने गुड़िया को क्लास के अंदर बुलाया और कहा कि गुड़िया, कल से समय पर स्कूल आना, नहीं तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। और यह क्या, अभी तक तुमने नई स्कूल ड्रेस नहीं सिलवाई? तुम्हारी शर्ट में कितने पैबंद लगे हुए हैं? अब गुड़िया ने कहा कि मैडम, मैंने मम्मी पापा से कहा था, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे होंगे तो वे मेरे लिए नई स्कूल ड्रेस ला देंगे। अब मैडम ने कहा, ठीक है, अब तुम घर जाओ। तो गुड़िया के फटे हुए स्कूल ड्रेस को लेकर क्लास की लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, लेकिन गुड़िया किसी से कुछ नहीं कहती थी। वह स्कूल से पैदल घर आ गई और घर आने के बाद उसने मैडम की पढ़ाई हुई सारी चीज़ें फिर से रिवीजन की। पढ़ाई के बाद जो वक्त मिलता था उसमें गुड़िया अपने माता पिता की सब्जी बेचने में मदद करती थी। वह सब्जी बेचते हुए अपनी पढ़ाई करती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और गुड़िया ने 5वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली। अब वह अपनी कक्षा में अव्वल आई थी और घर जाकर गुड़िया ने यह खुशखबरी अपने माता पिता को बताई। तो गुड़िया की माँ ने कहा कि बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है, तू मन लगाकर पढ़ाई कर रही है, एक दिन तू बड़ी अफसर जरूर बनेगी। अब गुड़िया ने कहा, लेकिन माँ, इस बार मैं पुरानी किताबों से नहीं पढ़ूंगी, मुझे नई किताबें ही चाहिए। मेरी पुरानी किताबें देखकर मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। अब गुड़िया के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे नई किताबें ला सके। इसीलिए गुड़िया अपने किसी सीनियर से सेकंड हैंड किताबें कम कीमत में खरीद लेती थी।
लेकिन इस बार गुड़िया ने नई किताबों की मांग कर दी। तो गुड़िया की बात सुनकर उसके पिता शंभू परेशान हो गए और शंभू को परेशान देखकर गुड़िया की माँ गीता ने गुड़िया से कहा कि बेटी, तुझे पढ़ाई करने से मतलब है या नई किताबों से? पढ़ाई तो पुरानी किताबों से भी हो सकती है, नई या पुरानी किताबों में वही बातें लिखी होती है, इसीलिए पुरानी किताबों से ही पढ़ाई कर ले। तो गुड़िया ने कहा ठीक है माँ, इस बार भी मैं अपने किसी सीनियर की पुरानी किताबें सस्ते दाम में खरीद लूँगी। अब गुड़िया की पुरानी किताबें देखकर उसकी सहेलियाँ हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। लेकिन उन्होंने कहा कि गुड़िया नई क्लास में फटी हुई किताबें लाती है, इन किताबों में तो कवर लगाने की भी जगह नहीं है। तो गुड़िया ने जवाब दिया कि मेरी पुरानी और फटी किताब है तो क्या हुआ, देखना मैं इस बार भी क्लास में अव्वल लाऊंगी। और उसने और भी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। अब गुड़िया अपने घर की हालत जानती थी, इसीलिए वह कभी भी अपने माता पिता से किसी चीज़ की मांग नहीं करती थी। दूसरे बच्चों की तरह वह लंच में तरह तरह के पकवान नहीं लाती थी। एक दिन स्कूल में लंच के समय गुड़िया खाने के लिए जा रही थी, तभी रिंकी ने कहा बहुत भूख लगी है। फिर रिंकी ने अपना लंच बॉक्स खोल कर देखा, उसमें फ्राइड राइस थे और चिल्ली पनीर था। अरे वाह, आज तो मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश दी है, इसे खाकर बड़ा मज़ा आएगा, रिंकी ने कहा। अब रिंकी का लंच देखकर गुड़िया अपना डब्बा खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी रूपा भी अपना लंच बॉक्स लेकर वहाँ आ गई। रूपा, तू आज लंच बॉक्स में क्या लाई है? तो रूपा ने अपना लंच बॉक्स खोला और कहा कि आज मम्मी ने पूरी और शाही कोफ्ते दिए हैं। अरे वाह गुड़िया, तू लंच में क्या लाई है? तू भी अपना डब्बा खोल। तो गुड़िया ने कहा कि मैं आज लंच नहीं लाई, लेकिन मैंने तो तुझे अपने बैग से लंच बॉक्स निकालते हुए देखा था और तूने उसे वापस क्यों रख दिया? रूपा ने पूछा। तो रिंकी ने गुड़िया के बैग से उसका लंच बॉक्स निकाला। जब दोनों सहेलियों ने गुड़िया का लंच बॉक्स खोला तो उसमें गुड़ और 2 सूखी रोटियां थी। अरे गुड़िया, तेरी मम्मी ने लंच में रोटी और गुड़ दिया है, ले तू हमारा खाना खा ले, नहीं तो तुम लोग अपना खाना खाओ, मुझे तो गुड़ और रोटी खाने की आदत है। यह गुड़िया ने कहा, मैं यही खा लूँगी। अरे हमारा खाना टेस्ट करके देख, ऐसा टेस्टी खाना तूने कभी नहीं खाया होगा। रिंकी की यह बात गुड़िया को बहुत ही बुरी लगती है और उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। वह चुपचाप अपना लंच बॉक्स लेकर क्लासरूम से बाहर आ जाती है और गैलरी में बैठकर खाना खा लेती है। गुड़िया इसी तरह संघर्ष करके अपनी पढ़ाई कर रही थी, चाहे कितनी भी परेशानियां और रुकावटें आई, लेकिन वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। एक दिन गुड़िया के बाबा बोले कि गुड़िया अब 7वीं कक्षा में पहुंच गई है, अब वह बड़ी हो रही है, उसके पुराने स्कूल ड्रेस छोटे हो गए हैं और कई जगह से फट भी गए हैं। इस बार हमें उसके लिए नई ड्रेस सिलवानी ही पड़ेगी। मैं समझता हूँ गुड़िया की माँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम तो जानती ही हो कि सब्जी बेचकर हमें 2 वक्त की रोटी और पानी किसी तरह से मिल रहा है। अगर इस बार गुड़िया के लिए स्कूल ड्रेस खरीद ली तो उसकी किताबें नहीं खरीद पाऊँगा। गुड़िया की माँ कहती है कि गुड़िया के बाबा, मैं सोच रही थी कि गुड़िया के स्कूल जाने के बाद मैं सारा दिन खाली रहती हूँ, आप भी सब्जियाँ बेचने बाजार चले जाते हो, तो क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूँ, इससे कुछ पैसे ज़्यादा आएंगे तो गुड़िया की पढ़ाई में भी वे पैसे काम आएंगे। अब गुड़िया के बाबा कहते हैं ठीक है गुड़िया की माँ, ऐसा ही कर लो, कम से कम गुड़िया के लिए नई ड्रेस और नई किताबें ले आएंगे। अब गुड़िया अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। वह मन ही मन सोचती है, माँ पिताजी, आप दोनों मेरी पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं वादा करती हूँ कि मैं एक दिन आप दोनों को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी। और दूसरे दिन से गीता कुछ घरों में काम करने लगती है। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती है। अब गीता ने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार लेकर गुड़िया के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें खरीद ली। लेकिन यह बात गुड़िया की सहेलियों को पता चल जाती है, क्योंकि गुड़िया की माँ जहाँ काम करती थी वह कोई और नहीं, रूपा और रिंकी का ही घर था। एक दिन उसकी सहेलियाँ बोली, अरे गुड़िया, नई ड्रेस और नई किताबें, क्योंकि गुड़िया की माँ अब जॉब करने लगी है। उन्होंने कल ही तो मेरी मम्मी से एडवांस लिया था, उन्हीं पैसों से गुड़िया की नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें आई हैं।
हाँ यार, गुड़िया की मम्मी मेरे घर में भी काम करती है। मेरे घर में आज छोले भटूरे बने हैं। मैंने मम्मी से कह दिया था कि थोड़े से छोले भटूरे गुड़िया की मम्मी को भी दे दे। गुड़िया, आज घर जाने के बाद तुझे छोले भटूरे खाने को मिलेंगे। आखिर तुझे भी तो अच्छा खाने खाने का स्वाद पता चलना चाहिए। अच्छा खाना खाकर भी अगर पढ़ाई में मन ना लगे तो उसे खाने का क्या फ़ायदा। खाना तो वही अच्छा होता है जिसे खाने के बाद दिमाग तंदुरुस्त हो रहा हो और पढ़ाई में खूब मन लगे। गुड़िया के ये दो टूक जवाब सुनकर रिंकी और रूपा का चेहरा देखने लायक था। अब दोनों सहेलियों ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। अब समय धीरे धीरे बीतता चला गया। गुड़िया अब 10वीं कक्षा में आ गई। वह हर कक्षा में अव्वल आती थी। गुड़िया, अब तुम 10वीं कक्षा में आ गई हो। खूब ध्यान से पढ़ाई करना। तुझे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखनी है। पिताजी, मैं बहुत मेहनत करूँगी। आप देखना, मैं पूरे स्कूल में टॉप करूँगी। अब गुड़िया ने खूब मेहनत करना शुरू कर दिया और शाम को स्कूल से आने के बाद वह पढ़ाई में जुट जाती और क्लास में टीचर के पूछे गए हर सवाल का गुड़िया सबसे पहले और सही जवाब देती। और पैदल स्कूल आना और पैदल घर जाना भी गुड़िया के हौसले को नहीं तोड़ता था, बल्कि और बढ़ा देता था। अब धीरे धीरे दिन बीत गए और 10वीं की परीक्षा का दिन भी आ गया। गुड़िया की मम्मी ने कहा कि लो गुड़िया, थोड़ी दही और चीनी खा कर जाओ, परीक्षा अच्छे से दे पाओगी। तो गुड़िया ने पैर छूकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और परीक्षा देने पैदल घर से निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में ही उसका जूता टूट गया। ओहो, इसे भी अभी ही टूटना था। अगर समय पर परीक्षा सेंटर नहीं पहुंची तो परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। मुझे वहां तक जाना ही होगा। तो गुड़िया ने अपने टूटे हुए जूतों को उतार कर हाथों में ले लिया और नंगे पैर ही परीक्षा सेंटर की तरफ जाने लगी। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन गुड़िया के कदम परीक्षा सेंटर पर जाकर ही रुके। अब गुड़िया ने अच्छे से अपनी परीक्षा दी और दूसरे दिन वह अपने पैरों में पॉलीथीन बांधकर परीक्षा सेंटर पहुंची, क्योंकि नए जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इस तरह से गुड़िया ने 10वीं की परीक्षा भी दे दी। और कुछ दिनों के बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो क्लास में टीचर ने कहा कि गुड़िया, तुम बहुत मेहनती हो। आज तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला है। तुमने स्कूल में ही नहीं, पूरे राज्य में 10वीं की परीक्षा टॉप की है। देखो, अखबार में तुम्हारी फ़ोटो छपी है। मैडम ने गुड़िया को पूरी कक्षा को अखबार दिखाया। अब गुड़िया की फ़ोटो दिखाई। इतना ही नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलेगी। यह सब सुनकर गुड़िया बहुत खुश हुई और खुशी खुशी जब घर पहुंची तो उसके घर के बाहर मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए इकट्ठे थे। सबने बारी बारी से गुड़िया का इंटरव्यू लिया और गुड़िया की कामयाबी से उसके माता पिता बहुत खुश थे। तो गुड़िया ने स्कॉलरशिप की मदद से पहले 12वीं और फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगी और कुछ सालों की कड़ी मेहनत से गुड़िया ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी। गुड़िया अब आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। गुड़िया ने अपने माता पिता से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। उसने अपने माता पिता के कदमों में दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर रख दी। फिर गुड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता बहुत ही दयालु थे। वे हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहते। अब गुड़िया ने बचपन से यही देखा और यही आदत उसकी भी बन गई। वह कभी किसी की मदद से इनकार नहीं करती थी। गुड़िया की शादी महेश नाम के युवक से हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। एक दिन गुड़िया और उसके पति महेश का कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें गुड़िया की नौकरी और महेश की संपत्ति सब इल्जाम में ख़त्म हो जाता है। लेकिन गुड़िया की मदद करने की आदत वहाँ भी बनी रहती है। पड़ोस में किसी की भी कुछ मांगने पर वह कभी इनकार नहीं करती। हाँ बहन, क्या तुम्हारे घर में थोड़ा सा दूध होगा? मेरे बच्चे को स्कूल जाना है और आज हमारे यहाँ दूध ख़त्म हो गया है। क्या तुम मुझे दूध दे दोगी? हाँ क्यों नहीं बहन। यह कहते हुए गुड़िया घर की तरफ जाती है और एक बड़ा गिलास भरकर दूध ले आती है। और उसका पति गुड़िया की इस आदत से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अरे गुड़िया, यह क्या तुम सभी की मदद करती रहती हो? हम कौन से बहुत अमीर लोग हैं जो तुम यूं ही सामान बांटती फिरती हो? तो गुड़िया अपने पति की बात पर चुप हो जाती है। अगले दिन गुड़िया के घर पर उसके पड़ोस की काकी आती है और गुड़िया से कहती है कि गुड़िया बेटा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मुझे दवा लेने जाना है और मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। तो गुड़िया कहती है कि हाँ काकी,
मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं। और यह कहते हुए गुड़िया उन्हें लाकर दे देती है। काकी धन्यवाद करती हुई निकल जाती है और शाम को गुड़िया का पति उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो गुड़िया बताती है कि उसने पड़ोस वाली काकी को दे दिए क्योंकि उन्हें वह दवा लेने जाना था। इस पर महेश गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गुड़िया तुम्हें कब समझ आएगी, मुझे अभी पैसे चाहिए थे। अगर तुमने काकी को पैसे ना दिए होते तो वह मेरे काम आ जाते। और यह कहते हुए महेश वहाँ से बाहर निकल जाता है। और इस घटना के बाद गुड़िया सबकी मदद तो करती थी लेकिन अपने पति के सामने नहीं। आज पड़ोस के सभी लोग गुड़िया को बहुत प्यार करते थे, उसकी मदद करने की आदत से बहुत खुश थे। और इसी तरह समय बीतता चला गया। एक दिन जोर से बारिश हो रही थी और कई दिनों से महेश को भी कोई मजदूरी का काम नहीं मिला। तो वह खाली हाथ घर वापस आता है और कहता है कि गुड़िया आज बारिश की वजह से मुझे कोई काम नहीं मिला, क्या घर में खाने का कुछ है। तो गुड़िया जवाब देती है जी हाँ, अभी चावल और दाल बना देती हूँ। और इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। लगातार बारिश की वजह से महेश को मजदूरी का काम नहीं मिलता और वह बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है यदि बारिश इसी तरह होती रही तो हमें खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अब तो सिर्फ 1 दिन का राशन बचा है। इसी तरह अगले दिन भी बीत जाता है और उनके घर का सारा खाना ख़त्म हो जाता है जबकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। और बारिश रुके तो महेश को मजदूरी का काम मिले, इसी चिंता में महेश दुखी हो जाता है। अब गुड़िया पड़ोस की राधा से मदद मांगने जाती है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पकाने के लिए दे दोगी। तो राधा ने तुरंत अंदर से दाल और चावल ला कर दिए और गुड़िया को देते हुए कहती है कि बहन यदि और चाहिए तो ले जाना, तुमने हम सबकी कितनी मदद की है, आज हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। गुड़िया राधा का धन्यवाद देते हुए दाल और चावल लेकर घर आ जाती है। गुड़िया दाल और चावल बनाकर दोनों बर्तन में रखती है और अपने पति को खाने के लिए बुलाती है। अब जैसे ही वह बनाकर रखती है तभी बाहर से आवाज़ आती है, इस बुढ़िया को भी कोई खाना खिला दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अब यह आवाज़ सुनते ही गुड़िया दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखती है तो एक बूढ़ी औरत उसके द्वार पर बैठी होती है। अब गुड़िया ने पूछा कि अम्मा क्या आपको खाना चाहिए। तो अम्मा ने जवाब दिया कि हाँ बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना खिला दोगी। अब यह सुनकर गुड़िया घर के अंदर गई और थोड़े से खाने में से एक प्लेट में खाना डालकर अम्मा के लिए ले आई। तो अम्मा खाना खाने लगी और खाते ही जा रही थी। फिर उन्होंने गुड़िया से और खाना मांगा। तो यह सुनकर गुड़िया सोच में पड़ गई कि अब तो मेरे पास थोड़ा सा ही खाना बचा है जो मेरे पति के लिए रखा है, पर मैं क्या करूं, इस बूढ़ी अम्मा को भी तो भूखा नहीं भेज सकती। अब यह सोचते सोचते वह और खाना डालकर ले आती है और अम्मा को परोस देती है। अम्मा खाना खाने के बाद गुड़िया का शुक्रिया अदा करती है। तभी अंदर महेश खाने की खाली बर्तन को देखकर गुस्से में आ जाता है और बाहर आकर देखता है कि गुड़िया ने सारा खाना उस बूढ़ी अम्मा को खिला दिया और वह गुस्से में पतीला उठाकर चूल्हे पर मार देता है। चूल्हा टूट जाता है। यह सब घटना बूढ़ी अम्मा देख लेती है और गुड़िया की आंखों में आंसू देखकर अम्मा गुड़िया से कहती है कि बेटी तुम चिंता मत करो, लाओ थोड़ी सी मिट्टी और पानी लाकर मुझे दे दो, तुम्हें एक नया चूल्हा बनाकर दे देती हूँ। अब देखते ही देखते अम्मा मिनटों में एक सुंदर सा चूल्हा तैयार कर देती है और वह गुड़िया को देते हुए कहती है कि बेटी देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक नया चूल्हा तैयार कर दिया, तुम जब भी इस पर खाना बनाओगी तो मुझे याद करोगी। तुम्हारे पास यदि खाने को कुछ भी ना हो तो तुम इस चूल्हे पर केवल उस खाने का नाम लेकर बर्तन रख देना, खाने की वस्तु मिनटों में तैयार हो जाएगी, तुम्हें अब खाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा पल भर में आंखों से ओझल हो जाती है। गुड़िया चूल्हा लेकर अंदर जाती है और सारा खाना तो उस भिखारिन को खिला दिया। अब हम क्या खाएंगे, महेश ने कहा, हमें तो सुबह के भूखे बैठे थे, तुम्हें मेरा और अपना ख्याल नहीं आया जो तुमने सारा खाना उसे खिला दिया। अब महेश ने नाराज़गी से कहा और अंदर कमरे की ओर चला गया। तो गुड़िया ने अम्मा के दिए चूल्हे पर एक पतीला चढ़ाती है और कहती है कि आज तो मुझे पूरी बनानी थी। अचानक चूल्हे में अपने आप आग लग जाती है और मिनटों में पूरी आ जाती है।
यह दृश्य देखकर गुड़िया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। पूरी रखने के बाद गुड़िया बर्तन चढ़ाकर कहती है कि आज तो मेरा हलवा खाने का मन है। बस मिनटों में हलवा तैयार हो जाता है और वह थाल में हलवा पूरी सजाकर अपने पति को खाने के लिए बुलाती है। उसका पति यह दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। अरे यह पूरी हलवा कहाँ से आया? अभी 2 मिनट पहले तो खाने को एक भी दाना नहीं था, अब यह इतनी ज़्यादा हलवा पूरी कहाँ से लाई हो? तो महेश ने पूछा। गुड़िया उसे अम्मा की कही सारी बात और जादुई चूल्हे के बारे में बताती है। तो उस चूल्हे को देखकर गुड़िया और महेश बहुत खुश होते हैं। अब गुड़िया लोगों को तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाने लगी। उसे खाना खिलाने में बहुत संतुष्टि मिलती है और इस तरह उसके घर में अब खाने की कभी कमी नहीं रहती, बल्कि वह अपने द्वार पर आए किसी भी भूखे को खाली पेट नहीं भेजती, बल्कि उसे भरपेट भोजन कराती। और देखते देखते समय बीत गया। गुड़िया की उम्र ज़्यादा नहीं थी। जब उसकी शादी महेश से हुई तो गुड़िया के माँ बाप बहुत गरीब थे, इसीलिए वे उसकी शादी में ज़्यादा दहेज नहीं दे सके। अब गुड़िया की सास हमेशा इस बात के लिए उसे खरी खोटी सुनाती रहती। एक दिन गुड़िया की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है और उसकी आंख देर से खुलती है। तो उसकी सास गुस्से में बोली, देखो पूरा घर नाश्ते के इंतज़ार में बैठा है और यह महारानी को सोने से ही फुर्सत नहीं है। तो वह कहती है कि माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। हाँ, काम करने के लिए तो तू बीमार ही रहेगी। कान खोल कर सुन, यह बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। तेरे निठल्ले माँ बाप ने हीरे जवाहरात नहीं भेजे तेरे साथ, जो यहाँ मेम साहब बनकर बैठी रहती है। उसकी सास ने कहा, 5 मिनट के अंदर सबको नाश्ता मिल जाना चाहिए। यह कोई नई बात नहीं थी। सिर्फ सास ही नहीं बल्कि गुड़िया का पति हमेशा ही उसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। अब बात बात पर गुड़िया पर हाथ उठा देता था। अब गुड़िया पूरा दिन घर के काम करती, उसका हाल पूछने वाला वहाँ कोई नहीं था। अब गुड़िया बचपन से ही माता पार्वती की भगत थी। माता पार्वती की भक्ति में ही उसे सुकून मिलता और उसमें सब कुछ सहन करने की शक्ति आ जाती थी। महेश और गुड़िया की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी गुड़िया की गोद सूनी थी। इसे लेकर भी उसे हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। हे भगवान, मुझे ही उठा ले, इस मनहूस की शकल और नहीं देखी जाती। मनहूस तो पहले ही थी, लेकिन अब लगता है बांझ भी है। हे भगवान, गुड़िया को उसकी सास की बातों ने बुरी तरह तोड़ दिया और वह रोती हुई शिव माँ पार्वती की मूर्ति के पास गई और बोली, माँ, अब मैं और ताने नहीं सुन सकती। मेरी सूनी गोद भर दे, शायद मेरी औलाद ही मुझे समझे और मुझसे प्यार करे। तो गुड़िया माता पार्वती के सामने बहुत रोती है और वो नवरात्र में भी निर्जल व्रत रखती थी। अब माता पार्वती के आशीर्वाद से उसकी इच्छा पूरी होती है। गुड़िया माँ बनने वाली थी, अब बहुत खुश थी। गुड़िया को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह उसका भ्रम ही था। तो गुड़िया ने एक बेटी को जन्म दिया। अब जैसे ही उसने अपनी बेटी को अपनी सास की गोद में देने की कोशिश की तो उसे सास ने दूर झटक दिया और गुस्से से बोली कि अपने जैसी एक और मनहूस ले आई। मैं ही पागल थी, तुझसे उम्मीद लगा बैठी कि मुझे पोता चाहिए था, मुझे तेरे जैसी एक और मनहूस नहीं चाहिए थी। महेश, बेटा चल यहाँ से। अब गुड़िया फिर उदास हो जाती है। जब वह अपनी बेटी का मासूम चेहरा देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसकी सास की और महेश की नफरत हद से ज़्यादा बढ़ गई। एक दिन उसकी सास ने महेश से कहा कि महेश, बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास एक रास्ता है जिससे इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। यह ले, इस बोतल में तेजाब है, जाकर उड़ेल दे दोनों पर और कह देंगे कि लोगों से कि हादसा हो गया। अब गुड़िया उस वक्त घर का आंगन साफ कर रही थी और उसकी बच्ची पास में ही सो रही थी। महेश ने अपनी माँ की बात मानकर तेजाब की बोतल ले जाकर अपनी बच्ची की तरफ बढ़ाने लगा। तभी गुड़िया की नज़र उस पर पड़ी तो महेश के हाथों में तेजाब की बोतल देखकर वह डर गई और महेश ने जैसे ही बोतल खोली तो गुड़िया ने तुरंत अपनी बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और तेजाब की एक भी बूंद उसकी बच्ची को छू नहीं सकी। लेकिन गुड़िया के हाथ और चेहरे पर कई जगह तेजाब गिर गया। उसका चेहरा जल गया, बहुत दर्द हो रहा था उसे, लेकिन फिर भी उसने एक पल के लिए भी अपनी बच्ची को खुद से अलग नहीं किया। वह चीखते हुए घर से बाहर निकल गई। उसे किसी भी हालत में अपनी बच्ची को बचाना था। काफ़ी दूर पहुंचने के बाद उसे शिव और माँ पार्वती का एक मंदिर दिखाई दिया। वह अपनी बच्ची को लेकर और माँ के मंदिर में चली गई। मंदिर के पुजारी ने गुड़िया की हालत देखी तो उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। अब पुजारी जी की पत्नी शांति ने गुड़िया की बच्ची को संभाला
और डॉक्टर ने गुड़िया की जांच करने के बाद पुजारी जी से कहा कि देखिए, इनका चेहरा और हाथ कई जगह पर बुरी तरह से झुलस गए हैं। जान तो बच जाएगी, पर अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। अब पुजारी जी और उनकी पत्नी को गुड़िया के लिए बहुत दुख होता है और गुड़िया उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है। तो पुजारी जी गुड़िया को अपनी बेटी मान लेते हैं और उसे और उसकी बच्ची को आश्रय देते हैं। अब गुड़िया का चेहरा बहुत खराब हो गया था। वह खुद को आईने में देखकर बहुत रोती। तब पुजारी जी की पत्नी शांति उसे समझाती कि रो मत बेटी, बुरा वक्त बीत गया। माना कि तेरी काया खराब हुई है, पर तेरा मन और अपनी बच्ची के लिए तेरी ममता तो पहले जैसी ही है। तुझे हौसला रखना होगा। शांति की बात गुड़िया समझ जाती है और वह अपनी बच्ची का नाम ऋचा रखती है। और अब उसके जीवन का मकसद ऋचा को एक अच्छी जिंदगी देना ही था। वह शिव और माँ पार्वती के मंदिर में ही रहने लगी और लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा चलाने लगी। वक्त बीतता गया और ऋचा स्कूल जाने लगी। एक दिन ऋचा के साथ उसके कुछ दोस्त उसके घर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुड़िया का चेहरा देखा तो वे सब डर गए। अब ऋचा की दोस्त कविता गुस्से से यह बोली कि यह कौन है, इसका कितना डरावना चेहरा है। ऋचा, तू हमें डराने के लिए अपने घर लाई है? तो ऋचा कहती है कि नहीं नहीं, यह मेरी मम्मी है, तुम इनसे डरो मत। ऋचा ने कहा कि हे भगवान, कितनी डरावनी मम्मी है तेरी, तू कैसे रह लेती है इनके साथ। अब हम कभी तेरे घर नहीं आएंगे, चलो सब यहाँ से मेरे घर जाकर खेलते हैं। अब ऋचा के सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और यह देखकर ऋचा बहुत उदास हो जाती है। उसे उदास देखकर गुड़िया उसके पास जाती है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है कि उदास मत हो बेटा, जब मैं काम पर चली जाऊँ तब तुम अपने दोस्तों को बुला लेना। ऋचा कहती है कि अब वे लोग कभी मेरे घर खेलने नहीं आएंगे, उन्होंने आपका बदसूरत और डरावना चेहरा देख लिया है। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, शायद अब मेरी दोस्त मुझसे बात भी नहीं करेंगे। आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। ऋचा रोती हुई और यह कहती हुई वहाँ से चली जाती है। अब गुड़िया को उसके लिए दुख होता है और वह भी उदास मन से मंदिर चली जाती है और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि माँ, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मेरी बेटी से उसकी खुशियाँ मत छीनना। मेरी बदसूरती उसके दुख का कारण नहीं बन सकती। इतना कहकर गुड़िया रोने लगती है और पुजारी जी की पत्नी शांति उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आती है और गुड़िया उन्हें सारी बात बताती है। तो शांति गुड़िया से कहती है कि रो मत गुड़िया, तुम्हें ऋचा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि तुम्हारे चेहरे का यह हाल क्यों है और कैसे हुआ। सच जानकर ऋचा का तुम्हारे प्रति बर्ताव बदल जाएगा, वह तुम्हारे त्याग को समझ पाएगी। तो ऋचा कहती है कि नहीं माँ जी, मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकती। अगर उसे पता चल गया कि उसके पिता और दादी उसे मारना चाहते थे तो उसे बहुत दुख होगा और मैं यह नहीं चाहती। तो गुड़िया ने कभी ऋचा को सच नहीं बताया और ऋचा उसके चेहरे के साथ साथ उससे भी नफरत करने लगी। हालांकि गुड़िया उसे खुश करने के लिए बहुत कुछ करती थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। धीरे धीरे ऋचा ने गुड़िया से बात करना बंद कर दिया और वो गुड़िया का हाल पूछती, ना ही उसे अपने बारे में कुछ बताती। अब ऋचा कॉलेज जाने लगी थी। गुड़िया को ऋचा की बहुत चिंता थी। एक दिन गुड़िया ने ऋचा को एक लड़के के साथ देखा और उसकी बाइक पर घर आते देखा, तो वो लड़का गुड़िया को ठीक नहीं लगा। गुड़िया ने ऋचा से पूछा कि ऋचा, वो लड़का कौन था? तो ऋचा ने जवाब दिया, अच्छा तो आप मेरी जासूसी करते हो, वह मेरा दोस्त था। तो गुड़िया ने कहा, उसे घर के अंदर लेकर आना चाहिए था, मुझसे मिलवा लेती। तो ऋचा ने गुस्से में कहा, अच्छा आपका बदसूरत चेहरा देखने के बाद वह कभी मुझसे बात ना करे, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। आपकी वजह से पहले भी ना जाने कितने दोस्तों को खो चुकी हूँ, लेकिन अब बस मेरी ज़िंदगी में आपको दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहाँ जाती हूँ, किसके साथ जाती हूँ और क्या करती हूँ, इससे आपको कोई वास्ता नहीं। मेरा कॉलेज पूरा हो जाएगा, फिर मैं जॉब कर लूँगी और आपके साथ नहीं रहूँगी। अब ऋचा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर उसने गुड़िया का दिल दुखाया। अब गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालती है और ज़्यादा काम की वजह से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और अब गुड़िया को ऋचा की बहुत चिंता होने लगी थी। उसने देखा था कि ऋचा उस लड़के से बहुत ज़्यादा मिलने लगी थी। एक दिन जब ऋचा देर रात उसके साथ कहीं जाने लगी तो गुड़िया ने उसका पीछा किया और वह लड़का ऋचा को एक सुनसान जगह पर ले गया। और असल में वह ऋचा को एक पार्टी में ले जाने का बहाना बना रहा था, लेकिन उसने सुनसान जगह पर ले आया तो गुड़िया समझ गई कि ऋचा खतरे में है।
उसने पुजारी जी को फ़ोन करके तुरंत उस जगह पर मदद के लिए आने को कहा और खुद छिपकर ऋचा और उस लड़के पर नज़र रखने लगी। ऋचा भी सुनसान जगह देखकर डर गई। उसने कहा कि विशाल, यह कहाँ ले आए हो मुझे? हम तो पार्टी में जाने वाले थे। तो विशाल ने कहा कि हाँ, यही तो है पार्टी, बस फ़र्क इतना है कि इस पार्टी में बस हम दोनों ही शामिल होने वाले हैं। इतना कहकर विशाल ऋचा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। अब ऋचा मदद के लिए चिल्लाने लगी तो गुड़िया तुरंत जाकर विशाल पर हमला कर देती है और उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देती है और गुस्से से कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तुझे देखते ही तेरी नीयत समझ गई थी मैं। यहाँ से चला जा, वरना तुझे जान से मार दूंगी। अब विशाल भी बहुत गुस्से में था। वह गुड़िया को बहुत ज़ोर से मारता है और गुड़िया गिर जाती है। उसका सिर पास में पड़े एक ड्रम से टकरा जाता है और उसके सिर से बहुत खून बहने लगता है। वह बेहोश होने लगती है। अब विशाल ऋचा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पुजारी जी और उनकी पत्नी पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस विशाल को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। अब ऋचा शांति के गले लगकर रोने लगती है। वह सभी गुड़िया को अस्पताल लेकर जाते हैं और ऋचा को गुड़िया के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन वह जाहिर नहीं कर पा रही थी। अब शांति उसकी हालत समझ गई। उसने ऋचा से कहा कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम्हें दुख ना हो इसीलिए वे तुम्हें सच नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए मैं भी चुप थी। लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा सच जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऋचा कहती है कि कैसा सच आंटी जी? अब शांति ने उसे सारी बात बताई कि कैसे गुड़िया ने उसे बचाने के लिए खुद पर तेजाब छेला और उसकी जान बचाई। अब सच जानकर ऋचा को बहुत दुख हुआ। वह रोने लगी और कुछ ही देर में गुड़िया को होश भी आ गया। अब जैसे ही उसने आंखें खोली तो ऋचा उसके सामने थी। जब गुड़िया बिस्तर से उठने की कोशिश करती तो ऋचा उसे सहारा देती और रोते हुए कहती है कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब आपको मेरी ज़रूरत थी तो मैंने कभी आपका साथ नहीं दिया। अब मैं सारी सच्चाई जान गई और मेरी वजह से ही आपका चेहरा खराब हुआ है। गुड़िया ने ऋचा के आंसू पूछे और उसे गले से लगा लिया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। ऋचा अपनी माँ के प्यार और बलिदान को समझ गई। अब वह गुड़िया का बहुत ख्याल रखने लगी और नौकरी करके खुद घर संभालने लगी। अपनी बेटी का साथ पाकर गुड़िया बहुत खुश रहने लगी। भगवान से अब इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो को बोलते हुए कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी शिव के सच्चे और अच्छे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।